Hello guys, good evening. Today this is the second part of solution of DSSB लेबर ऑफिसर क्वेश्चन पेपर। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इसके पार्ट 3 से, ठीक है, डिसिप्लिन 3 से। पार्ट 2 मतलब पार्ट 2 में डिसिप्लिन 3 से। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 विच एक्शन ग्रांट्स रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इम्यूनिटी फ्रॉम सर्टेन सिविल कोड सूट्स। जो सेक्शन 18 है, एमसीक्यू बुक में सारे सेक्शंस मेंशन है, तो उससे आप कर सकते थे। इलीगल स्ट्राइक में जो पेनल्टी होती है वो है 50 रुपीज़ फाइन और इम्प्रीजनमेंट फॉर 1 मंथ, ये याद रखना है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का है। बोथ पार्टीज हैव राइट टू बी हियर्ड, सही। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट डिपिक्टेड अंडर रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ट्रेड यूनियन 1926। सो इसका इसमें नॉट डिपिक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली इसको आपको अंदर से पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 6। तो उसमें देखिए ये वाला पार्ट जो है, द मैनर इन विच ट्रेड यूनियन में नॉट बी डिजॉल्व, तो ये आंसर है, ठीक है। विच टाइप ऑफ बायस इज कॉन्स्टिट्यूटेड व्हेन ए डिसीजन मेकर इंटेंड्स टू गेन ए फाइनेंशियल बेनिफिट नो मैटर हाउ स्मॉल फ्रॉम द आउटकम ऑफ द केस। तो उसको बोलते हैं पिक्यूनियरी बायस। तो सारी बायसनेस पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अगर सिलेबस में हूँ आपके। What is issued to employer when a motor transport undertaking is registered under the Motor Transport Worker Act 1961? तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू हो जाता है। द इन्फोर्समेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट इज primarily ensured by arbitration and legal mechanism. Okay. Supportive HRD culture promotes open communication and trust. ये ऑक्टापेस मॉडल तुमने पढ़ा होगा, तो उससे आप समझ सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, इसमें क्या लिखा है, रेफरेंस टू आपका सेक्शन 10 आता है, ठीक है। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करके आता है उसमें, तो उसका आंसर सेक्शन 10 है। अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट विद इन हाउ मैनी डेज मस्ट ए कॉपी ऑफ एवरी अल्ट्रेशन मेड इन द रूल्स ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन बी सेंड टू। तो ये 15 डेज है, ठीक है, 7 डेज नहीं है, 15 डेज है। What is classified as industrial dispute under the ID Act? तो any dispute or difference between the employer concerned with the employment or non-employment or the terms of employment with the or with the condition of labor, ठीक है, तो ये आंसर है। Under the Trade Union Act, how much prior notice must be given to registrar? Must the registrar give to the trade union before withdrawing or cancelling its registration, एक्सेप्ट व्हेन डन एट यूनियन रिक्वेस्ट। ये 2 मंथ का है, ठीक है, 60 दिन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेम द नेशनल इमरजेंसी। तो ये 352 में है। तो फाइनेंशियल और नेशनल ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक का 352 होता है, एक का 356 होता है और एक का 360 होता है। आप देख के याद कर लीजिए। Human resource accounting is a type of accounting that seeks to determine the cost and value of the people. Value आएगा इसमें। Question: B borrowed 10,000 rupees from A on the condition of repayment within 6 months. However, after 6 months, B refuses to pay. A approached to civil court for recovery of said debt. C, A, good friends of B, happens to be the judge of that civil court. In light of the started scenario, identify the type of bias that may be exercised by C if he deals with the case. तो इसमें पर्सनल बायस है, देखिए सारी बायसनेस आप देख लीजिएगा, नहीं तो इस पर हम एक सेपरेट लेक्चर ले लेंगे, ठीक है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डाल के भी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में एक एक्सेप्शन है कोई, तो वो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो इश्यू होता है वो सेक्शन 9 में लिखा हुआ है, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट, हु कॉन्ट्रीब्यूट्स इक्वल शेयर। तो आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वो बताइए, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है।
What is the term period of imprisonment in case of failure to pay any amount of maternity benefit to a woman entitled under maternity? तो इसमें 3 मंथ का imprisonment to 1 year तक है. Which principle of natural justice ensure that no one can be judge in their own cause? तो वो है नेमो जुडेक्स इन कॉसा शुआ. ठीक है. उसके बाद डिसिप्लिन 4 में क्या है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्वेश्चन है. तो इसमें देखिए, एक तो आपका ओवर वेज होता है, एक टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, तो यही सही है. ठीक है. व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डायरेक्शन फॉर पेमेंट रिलेटिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पेमेंट ऑफ वेज एक्ट में आपका 75% वाला आंसर है. ठीक है. सेक्शन 5 ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट क्या बोलता है कि पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस टू बी डीम्ड कंटिन्यूअस इफ इट हैज़ नॉट बीन इंटरप्टेड बाय ए पीरियड ऑफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क एक्सीडिंग इसमें आपका लिखा है कि 14 और 1 मिनट, ये 3 डेज़ क्या लिखा है, एक्सीडिंग 3 डेज़ होना चाहिए. ये सेक्शन 5, 1 मिनट हम लोग उसको देखते हैं. तो सेक्शन 5 में यहाँ 14 डेज लिखा हुआ है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट, एन एडल्ट वर्कर हु हैज़ बीन अलाउड लीव सेल बिफोर हिज लीव बिगिंस फॉर हाउ मैनी, देखिए 3 को 4 ये इसे लिखा हुआ है. ठीक है. हाउ मैनी डेज बी पेड द वेजेस ड्यू फॉर, तो इसमें आपका ये 4 डेज़ का है. ठीक है. एडल्ट वर्कर के लिए, चाइल्ड के लिए 3 डेज है, इसको याद कर लीजिएगा. हु इज़ एलिजिबल फॉर मेंबरशिप इन फैमिली पेंशन, तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटिंग इन EPF करके है. ठीक है. एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर BOCW कैन प्रेफर द अपील विद इन 30 डेज है. व्हाट इज़ द पेनल्टी फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग इंस्पेक्टर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट? तो 500 रुपये का फाइन, इम्प्रीजनमेंट अप टू 3 मंथ. देखिए, पेनल्टी जो इम्पोर्टेंट है उसका एक लिस्ट बना लीजिए और उसको डेली अपनी आंखों के सामने रख के रिवाइज करिए. ठीक है. पेनल्टी याद करने का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है. बाकी हाँ, ये जितने भी MCQ हैं ये सब आपको बुक में मिलेगा. MCQ बुक में मैंने काफ़ी कुछ कवर कर रखा है. ऐसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये वाला है, इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. ठीक है. तो बुक का परचेज करने का लिंक मैं डाल दूँगा आपका इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से फ़ीस पे करके अपना ख़रीद सकते हैं इसमें. ठीक है. एज़ पर द सेक्शन 5 ऑफ पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, अवेलेबल सरप्लस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकाउंटिंग ईयर शैल बी ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर डिडक्टिंग सब्सटेंशन. ठीक है. तो अवेलेबल सरप्लस, एलोकेबल सरप्लस तो याद कर लीजिएगा. विच अथॉरिटी अंडर द ID एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मीडिएटिंग डिस्प्यूट, तो कॉन्सुलेशन ऑफिसर होता है. व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कमैन रिक्वायर्ड टू एम्प्लॉयड अंडर, तो ये आपके मिनिमम 20 होते हैं. ठीक है. EPF में कितने होने चाहिए? 20 होते हैं, 20 और मोर. एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में तो ये तो आपको सबको ही पता रहता है कि अगर डेथ के केस में कितना मिलता है, कंस्टिट्यूट अमाउंट कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू इंजरी, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यू टू इंजरी. तो डेथ के केस में मिलता है 50% और 120 विच इज़ मोर. हु अपॉइंट्स कमिश्नर, तो स्टेट गवर्नमेंट वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में. ठीक है. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, व्हाट इज़ द ऑर्डनरी स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम फॉर डिस्पोजिंग, तो ये 90 दिन का होता है, 3 मंथ. ये भी किसी और एग्जाम में भी आया था, तो मैंने बताया था, शायद नेट के एग्जाम में जो आया था. व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमम वेज एक्ट, एडवाइजिंग द रिवीजन ऑन मिनिमम वेजेस. ठीक है. व्हाट इज़ द मिनिमम नोटिस पीरियड रिक्वायर्ड फॉर, तो ये आपका 1 मंथ है मिनिमम नोटिस पीरियड. ठीक है. एज पर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉयर शैल इनकर लाइबिलिटी इन विच द फॉलोइंग इंस्टेंसेज. हाँ, एज पर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, द एम्प्लॉयर शैल इनकर लाइबिलिटी इन विच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें इफ ए वर्कर सफर्ड पर्सनल इंजरी बाय इंसिडेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ हैंड इन केस, ये तो इसका ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. तो इसको लिखा हुआ है बुक में, याद कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. व्हाट इज़ द नेम ऑफ एडवाइजरी बॉडी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द ESI कॉर्पोरेशन, तो एक मेडिकल बेनिफिट काउंसिल होती है, वो पढ़िएगा. ठीक है. विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स एन एडवांटेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो फेयर वर्क रूल्स एंड पॉलिसीज़. ठीक है. अब डिसिप्लिन 5 जल्दी इसको देख लेते हैं. ESIC जो है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है कौन से चैप्टर में है,
चैप्टर 5 मैं आपको बुक से इसको मैच कराऊंगा, सारे चैप्टर और सारे सेक्शन, कब इन्फोर्स हुआ है, कब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, सब उसमें मेंशन है। मोस्ट ऑफ द सेक्शन से MCQ भी हैं, ठीक है, तो मिल जाएगा आपको। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट जो है आपका, इसमें द सेंट्रल बोर्ड सेल कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द चीफ लेबर कमिश्नर, ठीक है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ कमिटी आपका मिनिमम वेज एक्ट में सेक्शन 9 में दिया हुआ है। ये आपका जो है फैमिली पेंशन स्कीम वाला जो है ज्वाइन करने के लिए ऑप्शन ज्वाइन करने वाला जो है 6 मंथ में है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइम फ्रेम वाला जो है इसमें 6 मंथ है। हु अपॉइंट्स द एक्सपर्ट कमिटी, एक्सपर्ट कमिटी आपका इंटर स्टेट माइग्रेंट एक्ट में आती है। एक मिनट, अच्छा एक्सपर्ट कमेटी सॉरी इसमें आती है, बिल्डिंग कमेटी OCW में आती है, उसमें कॉम्पैक्ट कमेटी आती है, देखिए कंफ्यूज नहीं होना है उसमें, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है इसमें। क्रच इसमें 50 में है, फैक्ट्रीज एक्ट में 30 में है, ठीक है, याद कर लीजिए। अभी OCW 50। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इसेंशियल कंडीशन दैट मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट बिफोर लेइंग ऑफ ए वर्कर, द वर्कर शुड ऑलवेज बी रिट्रेंच्ड। तो ये कंडीशन नहीं होगी, बाकी तो हो सकती है। द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट रिक्वायर्ड्स कैलकुलेट द डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये आपका होगा दैट टैक्सेस पेबल यूजिंग द टैक्स रेट एप्लीकेबल फॉर विच ईयर, तो उसी ईयर का होना चाहिए, ठीक है। मैटर्निटी बेनिफिट में 26 वीक की होती छुट्टी, और मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स में जो नंबर ऑफ आवर्स होते हैं 8 होते हैं, 8 घंटे होते हैं। हु अपॉइंट्स सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड आपका सोनी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जैसे आपको पता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19 मटेरियल आपका मैं इसमें मैटर्निटी बेनिफिट में एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर in the language or languages of the locality shall be exhibited in the conspicuous place, मतलब स्पष्ट जगह देखना चाहिए, in which women are employed, ठीक है। Which of the following international institution define collective bargaining as an institutional procedure of joint determination of the rules, तो बेसिकली इन सब चीज़ों में ILO देखता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ द ये एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम, ए मेंबर ऑफ द फैमिली पेंशन फंड शैल कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ फैमिली पेंशन फंड टिल द ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू विड्रॉ द बेनिफिट टू विच ही इज एंटाइटल्ड अंडर द स्कीम और डाइज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेगबॉर्न पीरियड सर्विस और विच एवर इज अर्लीस्ट। देखिए इसके लिए बहुत तो आपको गहराई में डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब आप इसको समझ पाएंगे कि या तो वो आपका फैमिली पेंशन स्कीम में विड्रॉ मतलब इंटाइटल हो जाए इसके लिए, और या अंडर द स्कीम और डाइज ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है। मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट में डील्स विद नोटिस ऑफ क्लेम आपका सेक्शन 6 में है। इसके बाद जो आपका चाइल्ड की एज है मिनिमम, विच व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन एनी फैक्ट्री टू इंगेज अंडर द हजार्डस प्रोसेस करके इसका जो 14 ईयर है जनरली, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वैकेंसी इन विच द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अप्लाइज, तो एम्प्लॉयमेंट टू डू स्किल ऑफिस वर्क, ठीक है। व्हाट इज़ द लीगल स्टेटस ऑफ ट्रेड यूनियन अपॉन द रजिस्ट्रेशन, तो इट बिकम्स अ कॉर्पोरेट बॉडी। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेचुटी जो है आपका सेक्शन 13 में दी हुई है। सेक्शन 5 ऑफ एम्प्लॉय एक्सचेंज जो ये एक्ट है इसमें बोला गया है कि एम्प्लॉयज़ टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड रिटर्न द प्रिस्क्राइब फॉर्म। तो देखिए सारे एक्ट इसमें पूछे गए हैं, और कुछ एक्ट तो बहुत डेप्थ में पूछे गए हैं, जैसे फैमिली पेंशन वाला जो मैंने इसमें बोला है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। हाँ, मेरी बुक में आपको ऐसे फैमिली पेंशन वाला एक्ट नहीं दिया है मैंने, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाला नहीं दिया, लेकिन 29 जो है मेन वो उसमें मेंशन है। उससे आपके क्वेश्चन इसमें सारे मतलब कवर हो जाएंगे, तो आप चाहें तो इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू।